हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे उसी मिडेवल हिस्ट्री की श्रृंखला में ही। आज हमारा एक नया चैप्टर होगा जिसको आज हम एक बेहतरीन अंदाज में जिसका शुभ आरंभ करेंगे। ठीक है, यानी देखेंगे कि आज हम इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में कौन से चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं और इतने सहजता पूर्वक या इतने बेहतरीन अंदाज में हम बात करेंगे कि अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न अगर यहाँ से बनता है तो वो हमारा प्रश्न जाना नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी आज जो हम बात करेंगे वो अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए एक नए अंदाज में इसकी शुरुआत हम करेंगे। ठीक है, क्लास को भरपूर एकाग्रता के साथ में शुरू से लास्ट तक देखिएगा कि इस क्लास के माध्यम से हम किन सारी बातों का जिक्र करने वाले हैं। फिलहाल में इससे पहले के वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, बाकी देखते हैं हम कि आज हम लोग अध्ययन क्या करने वाले हैं। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हम तमाम सारी बातों का जिक्र कर चुके हैं। बाकी आज जो हम बात करेंगे इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में वो बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की। किसकी बात करेंगे? यानी पूरी तरीके से आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो दिल्ली सल्तनत का अध्ययन करेंगे कि इस पूरे के पूरे दिल्ली वाले क्षेत्र पर किसकी सत्ता स्थापित होती है और कब स्थापित होती है। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में यार इस्लामिक आक्रमण हमारा हो चुका होता है। इन तमाम सारी बातों से, तमाम सारी घटनाओं से, तमाम सारी रोचक तथ्यों के साथ में या कहानियों के माध्यम से हम रूबरू हो चुके हैं और काफी सारी चीजें हम लोग समझ भी चुके हैं। ठीक है, भारत के संदर्भ में और भारत से पहले जो भी हमारे आक्रमणकारी आए, चाहे वो इस्लामिक आक्रमणकारी हो या अरबवासी कोई भी हो। ठीक है, तो हम सारी कहानियों से परिचित हो चुके हैं। कहानियों का आनंद लेते रहिएगा मेरे साथ में, और कहानी अगर आनंद देती है तो क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, बाकी स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को फिर से एक प्रकार से बोले तो वही कहानी के माध्यम से, और सुनते जाइएगा, आनंद भी लेते जाइएगा कि क्या कहानी मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ और क्या बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल में स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखते हैं इसमें दिल्ली सल्तनत का जिक्र मैंने किया, तो इससे पहले मैं आपको रूबरू करवा दूं कि अगर हम लोगों ने क्लास 7th की हिस्ट्री का अध्ययन किया होगा एनसीईआरटी, तो क्लास 7th में भी इसकी चर्चा भरपूर अंदाज में दी गई है। ठीक है, जिससे कि हमारी एक स्वयं की बौद्धिक क्षमता विकसित हो सकती है। लेकिन अपने लेवल की जो बात है, यानी जो हमने अध्ययन करना है, वो हमारे लेवल की अध्ययन एक स्टैंडर्ड बुक में ही मिलती है। लेकिन फिर भी मैं अगर मेरी राय ली जाए तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि क्लास 7th की हिस्ट्री का अध्ययन जरूर कीजिएगा। उससे हमारा बेस क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है और हमारी एक स्वयं की अपनी बौद्धिक क्षमता भी थोड़ा बहुत तो विकसित हो ही जाती है। यार जब क्लास 7th के बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि वो बंदा इन सारी चीजों को जाने और समझे कि इस पूरे के पूरे भारत क्षेत्र के अंतर्गत में कौन कौन सी सत्ता हमारी स्थापित होती है, तो फिर यार हमारा लेवल तो अलग ही है, तो हमें भी जानने की भरपूर आवश्यकता है। ठीक है, तो क्लास 7th की हिस्ट्री पढ़िएगा एनसीईआरटी, उसमें भी अध्ययन है। बाकी इसमें हम लोग देखते हैं दिल्ली सल्तनत क्या बात बोलती है कि हम लोग यार जान चुके हैं कि इससे पहले जो भी हमारे इस्लामिक आक्रमणकारी हैं उनमें यानी अरब वासियों में, चाहे हम बात करें मोहम्मद कासिम की, यानी मोहम्मद कासिम हाँ एक प्रकार से होता है जो कि 712 ईस्वी में पश्चिमी सीमा प्रांत में आक्रमण करता है। इन्हीं सारे लोगों से प्रोत्साहित होकर के जो भी सारे हमारे गजनवी और गौरी जैसे शासक होते हैं ये भी आते हैं भारतीय क्षेत्र में आक्रमण करते हैं
और फाइनली गौरी ऐसा शासक होता है जो भारतीय क्षेत्र में अपनी सत्ता को क्या करता है, स्थापित करता है। और यह एक ऐसा शासक होता है इस्लामों का जो कि पहली बार इस्लामिक सत्ता स्थापित करने का श्रेय भारतीय क्षेत्र में अगर किसी को जाता है तो वो है हमारा कौन, वो है मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो ये मोहम्मद गौरी आता है और फाइनली 1206 में इसकी मृत्यु होती है। और जब इसकी मृत्यु होती है तो यार ये जब आता है लास्ट बार में, यानी जब पृथ्वीराज चौहान से इसका सामना होता है दूसरी बार में, यानी द्वितीय तराइन के युद्ध में, तो ये अपने साथ में एक दो दासों को लेकर के आता है, यानी एक दो सेनापतियों को लेकर के आता है भारतीय क्षेत्र में, जिससे कि उसको युद्ध को जीतने में या पृथ्वीराज चौहान को परास्त करने में बेहद और बेहद महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। और बेहद महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है वह इनका सेनापति ही निभाता है, जिस कारणवश मोहम्मद गौरी का सबसे विश्वसनीय, एक प्रकार से बोले तो सबसे विश्वसनीय दास के रूप में उसको जाना जाता है, जिसको हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जानते हैं। तो फाइनली जब गौरी की मृत्यु होती है और जब वो यहाँ से जा रहा होता है, उसकी जब मृत्यु होती है तो इसने भारतीय क्षेत्र में जितने भी क्षेत्रों को जीता था या जितने भी हमारे क्षेत्र थे, चाहे वो भारतीय क्षेत्र हो या सीमावर्ती क्षेत्र हो, इन सारे क्षेत्रों को जीत करके जब वो अपने क्षेत्र में जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है खक्कड़ जनजाति के हाथों। और फाइनली वो इन क्षेत्रों को सौंप करके जाता है अपने सेनापति को, जिसको हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक अब पूरे के पूरे इस भारतीय क्षेत्र में गौरी के द्वारा जितने भी हमारे क्षेत्र जीते गए थे, चाहे वो चौहानों का शासन रहा हो, चाहे वह जयचंद वाला क्षेत्र रहा हो, चाहे वो चालुक्यों का क्षेत्र रहा हो, बुंदेलखंड का क्षेत्र रहा हो, कोई सा भी क्षेत्र रहा हो, कोई सा भी राजपूत रहा हो, सबको गौरी ने परास्त किया और इनके साम्राज्य में अपनी एक इस्लामिक सत्ता को स्थापित भी किया। और किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत ना थी कि वो इस इस्लामिक सत्ता को स्थापित होने से रोक सके, किसी के अंदर इतनी भी क्षमता नहीं थी कि अब वो गौरी के शासनकाल को या गौरी की जो भी सत्ता है वो इंडिया के अंतर्गत स्थापित होने से रोक सके। क्योंकि यार जो भी शासक थे उन सबको परास्त करके गौरी ने क्या किया था, यहाँ पे अपनी एक इस्लामिक सत्ता स्थापित की थी। तो जब ये चला जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या करता है, अपने इन्हीं क्षेत्रों को सौंप करके जाता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, वो फाइनली अब सारे क्षेत्रों का मालिक या सारे क्षेत्रों को एक प्रकार से बोले तो कौन देखता है, वो देखता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक था कौन, तो ये गौरी का दास था। अब यार यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, दास शब्द से तात्पर्य क्या होता है। हम लोग दास बोलते किसको हैं, दास शब्द से ये मतलब अनुमान मत लगाइएगा या ये कल्पना मत कीजिएगा कि कोई भी अगर व्यक्ति किसी का दास था उस समय तो वो केवल निम्न वर्ग के ही कार्य करता था, ऐसा नहीं है। दास के द्वारा निम्न वर्ग के कार्य तो कराए ही जाते थे। और वैसे भी दास शब्द ही ऐसा है कि हमारे मन मस्तिष्क में एक ऐसी आकृति या एक ऐसी छवि बनती है कि हम लोग दास शब्द का तात्पर्य निम्न वर्ग से ही लेते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय अगर कोई भी व्यक्ति अगर दास के रूप में किसी शासक के अंतर्गत कार्य करता था तो वह उसके अंदर जो भी योग्यताएं होती थी उन योग्यताओं को भी उसके आधार पे मतलब जांचा जाता था और उस आधार पे उसके अंतर्गत उससे कार्य लिया जाता था। जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति उस समय दास था और उसके अंदर एक प्रकार से योद्धा वाली क्षमता है यानी क्षत्रियों वाली क्षमता है उस दास के अंतर्गत, तो उस दास को पूरा का पूरा युद्ध वाला क्षेत्र सौंप दिया जाता था कि आप एक योद्धा के तौर पे भी कार्य कर सकते हैं और दास तो आप हैं ही। ठीक है, और जैसे कि उसको अगर किसी भी प्रकार का राजकाज के संदर्भ में अगर किसी भी प्रकार की जानकारी होती थी
तो उसको राज दरबारी के तौर पे भी मान्यता दी जाती थी और राजकाज की चीजों में भी उसकी सहमति शासक लेते थे, ठीक है। लेकिन रहता वो दास ही था। तो दास शब्द से हम लोग ये नहीं समझेंगे कि उससे केवल निम्न वर्ग के ही कार्य करवाए जाते थे। उसके अंतर्गत अगर किसी भी प्रकार की कोई योग्यता दिखती थी तो योग्यता के अनुसार भी शासक उससे कार्य किया करते थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी ऐसा ही था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, थोड़ा सा आप कुतुबुद्दीन ऐबक के संदर्भ में समझते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक हमारा था कौन। सर्वप्रथम हम लोग थोड़ा सा जिक्र ये कर लेते हैं कि इसमें हम लोग अध्ययन क्या करने वाले हैं, उसके पश्चात में मैं कुतुबुद्दीन के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का अगर हम लोग जिक्र करें तो इसमें अगर मैं जिक्र करना चाहूं तो कितने वंशों का अध्ययन करेंगे हम लोग। इसमें सर्वप्रथम इसका जो कार्यकाल चलता है वो 1206 से लेकर के, यानी 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक का शासनकाल हमारे क्या कहलाता है, दिल्ली सल्तनत। 1526 में उसके पश्चात में इब्राहिम लोधी और बाबर के साथ में संघर्ष होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें कि यहां से पूर्ण रूप से मुगलिया सल्तनत क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। यानी यहां से मुगलों की सत्ता दिल्ली सल्तनत पे या दिल्ली पे स्थापित होती है 1526 के पश्चात में पानीपत के प्रथम युद्ध से, ठीक है। इसमें क्या होता है देखते हैं। इसी में दिल्ली सल्तनत में हम लोग अध्ययन क्या करेंगे, किन किन वंशों का अध्ययन करेंगे, तो 5 वंशों का अध्ययन करेंगे मुख्यतः। कौन कौन सा, पहली जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे गुलाम वंश की। किसकी बात करेंगे, गुलाम वंश की बात करेंगे। इसी गुलाम वंश को हम लोग और एक नाम से जानते हैं जिसको हम लोग दास वंश के नाम से जानते हैं। किस नाम से, दास वंश के। और इसी को हम लोग एक नाम से और जानते हैं जिसको हम लोग मामलूक या ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये पहला हुआ हमारा। एंड दूसरा जो इसी में हमने अध्ययन करना है वो अध्ययन करना है खिलजी वंश के संदर्भ में। खिलजी वंश के संदर्भ में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। एंड तीसरा जो वंश इसी के अंतर्गत आता है, तीसरी जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे तुगलक वंश के संदर्भ में। तुगलक वंश के संदर्भ में, तुगलक वंश के संदर्भ में हम जिक्र करेंगे। ये सारे के सारे दिल्ली सल्तनत पर अपनी सत्ता को स्थापित करने वाले वंश थे जिनको हम लोग दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में जो चौथा वंश हमने जिक्र करना है वो किसका करना है, चौथा तुगलक के पश्चात में आता है सैयद वंश के संदर्भ में। सैयद वंश के संदर्भ में हम लोग जिक्र करेंगे। एंड जो लास्ट वंश इसी में हमने अध्ययन करना है वो लास्ट वंश का जिक्र करूंगा मैं इसी के अंतर्गत में, जिसको हम लोग लोधी वंश के नाम से जानते हैं। लोधी वंश के संदर्भ में अपनी बातों को हम आपके समक्ष रखेंगे, ठीक है। जिसमें अगर हम लोग इसको अगर डेट के अनुसार या तारीखों के अनुसार डिवाइड करना चाहें तो क्या होता है कि गुलाम वंश में यह गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत पर कब तक अपनी सत्ता को स्थापित करता है, तो गुलाम वंश का जो कार्यकाल है ये 1206 से लेकर के 1206 ईस्वी से लेकर के कब तक, 1290 ईस्वी तक। 1290 ईस्वी तक किसका शासनकाल दिल्ली पे होता है, तो वो गुलाम वंश, दास वंश या ममलूक वंश अपनी गद्दी को या अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं दिल्ली सल्तनत पे। इसी के पश्चात में ये जो खिलजी वंश होता है, खिलजी वंश का अगर तारीख के अनुसार वर्णन करें तो ये ज्यादा दिनों तक अपनी सत्ता को स्थापित नहीं कर पाता। फाइनली 1290 से लेकर के 1320 के पश्चात में, कब, 1290, इसको याद रखिएगा कि खिलजी वंश की तारीख है हमारी 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी के मध्य में जो भी सत्ता हमारी स्थापित होती है इस पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत पे, वो होती है खिलजी वंश के संदर्भ में, ठीक है। इसमें काफी सारे शासक आते हैं, मैं एक एक क्लास का जिक्र करूंगा और एक एक वंश का जिक्र करेंगे
तो हम शासकों का अध्ययन वहीं पे करेंगे। ठीक है, इसी के पश्चात में जो भी हमारा ये तुगलक वंश होता है, इसकी अगर तारीख का जिक्र करें तो इसके अगर तारीख का जिक्र करें मेरे शेर, तो ये होता है 1320 से लेकर के 1398 ईस्वी तक, या किसी किसी बुक के माध्यम से किसी किसी इतिहासकार के द्वारा ये हमारा 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी के मध्य में तुगलक वंश की सत्ता स्थापित होती है इस पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत पे। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में बात करें अगर सैयद वंश के संदर्भ में, तो मेरे शेर अगर सैयद वंश के संदर्भ में मैं बात करूं, क्या होता है इसमें, सैयद वंश 1414 ईस्वी से लेकर के 1414 से लेकर के 1451 के मध्य में, 1414 से लेकर के 1451 के मध्य में जो हमारी दिल्ली सल्तनत पर सत्ता स्थापित होती है वो सैयद वंश की सत्ता स्थापित होती है। एंड इसी के पश्चात में जो लास्ट आता है हमारा लोधी वंश, इस लोधी वंश के संदर्भ में 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी के मध्य में जो भी हमारी सत्ता स्थापित होती है इस पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत पे, वो हमारी होती है लोधी वंश की। और फाइनली 1526 में इस लोधी वंश का हमारा अंतिम शासक, जिसको हम इब्राहिम लोधी के नाम से जानते हैं, जब बाबर हमारा आक्रमण करता है भारतीय क्षेत्र में, तो 1526 में एक युद्ध होता है, एक संघर्ष होता है, जिसको हम लोग पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे इब्राहिम लोधी की हार हो जाती है और बाबर यहीं पे क्या होता है, जीत जाता है इस संघर्ष को। तो इसी के पश्चात में 1526 के पश्चात में इस पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत पे हमारी मुगलिया सल्तनत का कब्जा हो जाता है और यहीं से स्टार्ट होता है मुगल काल, या जो भी हमारे मुगल शासक आते हैं दिल्ली सल्तनत पे उनकी सत्ता स्थापित होती है। मुगल के पश्चात में हमारे कुछ शासक और आते हैं, उसके पश्चात में पूरा का पूरा भारतीय मध्यकालीन इतिहास हमारे समाप्त होता है और उसके पश्चात में आता है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम अंग्रेजों की सत्ता को क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो फिलहाल में ये ऊपर का सिस्टम था, बाकी अभी हम लोग पढ़ेंगे काफी सारी चीजें। ठीक है, यानी ये दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुगलिया सल्तनत, उत्तर मुगल काल, उसके पश्चात में समाप्त होगा ये पूरा का पूरा मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, तो आनंद लेते रहिए मेरे साथ में और अपने मतलब अंदर के विद्यार्थी को जगाइए, यानी छात्र जीवन में अपने विद्यार्थी का जो भी बच्चापन है या सीखने की जो ललक है इसको जीवित रखिए और कहानी के माध्यम से भरपूर आनंद लेते चलिए, भरपूर मजा आएगा इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास को जानने में और समझने में भी। ठीक है, जिससे कि अपनी एक स्वयं की बौद्धिक क्षमता तो विकसित होगी ही और आनंद भी आएगा और हम लोग ये जान पाएंगे कि इस पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में जब हमारा जन्म नहीं हुआ था हम थे या नहीं थे ये हमसे मतलब नहीं है, लेकिन हमसे पहले जो लोग आ चुके इस पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में हम उनके बारे में एक बेहतरीन अंदाज में जान सकेंगे इस पूरे के पूरे भारतीय लेवल पे। ठीक है, उनके द्वारा क्या क्या कृत्य किए गए, इन तमाम सारी बातों का जिक्र इतिहास के माध्यम से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हुई हमारी किसकी, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में। ठीक है, इसी के पश्चात में देखते हैं इसी में कि गुलाम वंश में कौन कौन से शासक आते हैं हमारे, यानी ऐसे कौन कौन से शासक होते हैं जिनका जिक्र हमने करना है, इनको हम लोग छोड़ देते हैं। हम लोग अलग अलग क्लास के माध्यम से अलग अलग वंशों का अध्ययन करेंगे और अलग अलग शासकों का भी जिक्र करेंगे, तो अपना एक अलग ही अंदाज होगा जहां से हमको सहजता महसूस होगी अध्ययन के दृष्टिकोण से। ठीक है, देखते हैं इसी में गुलाम वंश के संदर्भ में, या जिसको हम लोग दास वंश बोलते हैं या ममलूक वंश बोलते हैं। फिलहाल में इसको गुलाम वंश, दास वंश या ममलूक वंश क्यों बोला जाता है, तो इसको भी थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें जितने भी हमारे शासक थे उनमें से
तीन हमारे शासक ऐसे होते हैं जो कि दास होते हैं। इतिहासकारों के द्वारा मुख्य रूप से गुलाम वंश में या ममलूक वंश में कुल मिलाकर के 11 शासक हमको देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसके माध्यम से इन 11 में से 3 शासक हमारे ऐसे हैं जो कि किसी ना किसी के दास थे। इस कारणवश इस पूरे के पूरे मतलब दिल्ली सल्तनत में ये जो गुलाम वंश है, इसको इसी कारणवश गुलाम वंश का नाम दिया गया, दास वंश का नाम दिया गया, और मामलूक वंश का नाम इस कारणवश मतलब कुछ इतिहासकारों ने इसको मामलूक वंश इस कारणवश कहा कि यार केवल और केवल 3 ही शासक ऐसे थे जो दास थे, बाकी बचे दास नहीं थे। तो जिस कारणवश कुछ इतिहासकारों ने इनको ममलूक वंश की भी संज्ञा दी है। ठीक है, इस दास वंश के संदर्भ में थोड़ा सा देखते हैं कि कौन कौन से शासक का अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे सर्वप्रथम कुतुबउद्दीन ऐबक की। कुतुबउद्दीन ऐबक के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये कुतुबउद्दीन ऐबक एंड इसी के पश्चात में हमारा आता है आराम शाह। आराम शाह आता है, शासक बनता है। आराम शाह के पश्चात में हमारा आता है इल्तुतमिश, या जिसको हम लोग शमसुद्दीन इल्तुतमिश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में शमसुद्दीन इल्तुतमिश के पश्चात में हमारा एक शासक आता है जिसको हम लोग रुकनुद्दीन फिरोज शाह के नाम से जानते हैं। कौन आता है, यानी इसका पुत्र होता है और फिलहाल में कुछ समय के लिए अपनी सत्ता पे ये बैठता है, जो कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश का कौन होता है, पुत्र होता है। यानी जिसको हम लोग रुकनुद्दीन फिरोज शाह के नाम से जानते हैं। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के नाम से जानते हैं। इसी के पश्चात में ये इनका पुत्र होता है और इन्हीं की एक पुत्री होती है, जो कि पहली बार ऐसा होता है कि किसी भी महिला के द्वारा कोई ऐसी महिला है जो कि भारतीय क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यों को एक बेहतरीन अंदाज में संचालित करती है, जिसको हम लोग रजिया सुल्तान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके पश्चात में हम किसका जिक्र करेंगे, रजिया सुल्तान का भी जिक्र करेंगे, जो कि कौन होता है, ये इल्तुतमिश की पुत्री होती है और फिरोज शाह की बहन होती है। ठीक है, इसको भी हम याद रखेंगे। और रजिया सुल्तान के पश्चात में इसी में और हमारे शासक आते हैं जिसको हम लोग बहरम शाह के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, बहरम शाह। ये बहरम शाह भी रजिया सुल्तान का भाई ही होता है, जो कि रजिया सुल्तान के पश्चात में ये बहरम शाह गुलाम वंश की गद्दी पे बैठता है, या इस पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत पर जो गुलाम वंश स्थापित हुआ था उन्हीं में से एक शासक हमारा बहरम शाह आता है, जो कि सत्ता को स्थापित करता है कुछ समय के लिए। ये 2-3 शासक ऐसे हैं जो कि यार इनको गिना जाए तो भी ठीक है, नहीं गिना जाए तो और ठीक है। इतिहासकारों ने इनको केवल और केवल गिनती करने के उद्देश्य से ही इस पूरे के पूरे मतलब मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में जिक्र किया है। बाकी उतना अध्ययन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हमारे है नहीं, क्योंकि इन लोगों ने कार्य उतना प्रभावशाली किया नहीं। ठीक है, बहरम शाह के पश्चात में आता है हमारे अलाउद्दीन फिरोज शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह के नाम से जानते हैं। एंड इसी के पश्चात में एक और आता है शासक हमारा जिसको हम लोग नसीरुद्दीन मसूद शाह के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नसीरुद्दीन मसूद शाह के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात में यार हमारे कुछ शासक और आते हैं, एक दो, जैसे इनके पश्चात में नसीरुद्दीन के पश्चात में कैकूबाद आता है। कौन आता है, कैकूबाद आता है। कैकूबाद आता है। आराम शाह, इल्तुतमिश के साथ रुकनुद्दीन, रजिया सुल्तान के पश्चात में हमारा एक प्रकार से बलबन भी आता है।
बलबन भी आता है, रजिया सुल्तान, बहरम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन मसूद शाह, एंड इन्हीं के पश्चात में आता है गियासुद्दीन। गियासुद्दीन बलबन के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा सा अध्ययन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। एंड गियासुद्दीन बलबन के पश्चात में हमारा आता है कैकुबाद। क्या आता है? कैकुबाद नाम का शासक आता है। एंड कैकुबाद के पश्चात में लास्ट शासक इसी में क्यूमर्स नाम का शासक आता है, जो कि क्यूमर्स की हत्या के पश्चात में यहीं से खिलजी वंश हमारे स्थापित हो जाता है। तो कितने शासकों का अध्ययन करेंगे इस पूरे के पूरे गुलाम वंश में? सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर इनके शासनकाल की बात करें, इनके शासनकाल की बात हम एक एक शासक का जब जिक्र करेंगे तो वहां पे कर देंगे। फिलहाल में अब यहाँ पे थोड़ा सा उस तरीके हो जाएगा, इस कारणवश अब जब शासक का जिक्र करेंगे तो वहीं पे अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग गुलाम वंश के अंतर्गत में इतने सारे शासकों का अध्ययन करना है, जो कि बारी बारी से इस मतलब गुलाम वंश के अंतर्गत शासक आते गए और बारी बारी से अपनी सत्ता को स्थापित करते गए और बारी बारी से इस पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत पर अपनी सत्ता को मजबूत बनाए रखा और अपनी प्रशासनिक कार्यों को एवं राजनीतिक कार्यों को ये एक बेहतरीन अंदाज में क्या करते थे? संचालित करते थे, ठीक है। तो किन किन मतलब कौन कौन से शासक थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह जो कि इसका पुत्र होता है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो कि एक प्रकार से इसका भी पुत्र होता है, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास होता है। और इसी के पश्चात में रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो कि इल्तुतमिश का पुत्र होता है, रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की पुत्री होती है, बहरम शाह जो भी इसका भी पुत्र होता है और रजिया सुल्तान का भाई होता है, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन मसूद शाह, गियासुद्दीन बलबन, कैकुबाद और क्यूमर्स जो कि इसका ये लास्ट में क्या होता है? पुत्र होता है। ये हमारे ऐसे शासक हैं जो कि गुलाम वंश से रिलेटेड है, इनका अध्ययन हमने करना है। और फिलहाल में अब हम यहाँ पे जो जिक्र करेंगे वो सर्वप्रथम जिक्र करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के संदर्भ में, ठीक है। इससे पहले हम लोग समझ रहे थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो मैंने पहले ही बोला गौरी का दास था। और फिलहाल में इतिहासकारों ने इसको दास वंश या गुलाम वंश इसी कारणवश कहा है कि तीन शासक इसमें ऐसे थे जो कि दास थे। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का दास था, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, और एक प्रकार से बोले ये एक बलबन भी आता है। ये जो बलबन है ये इल्तुतमिश का दास था, ठीक है। इसको क्या करना है? याद रखना है। इसी कारणवश एक प्रकार से बोले ये तीन शासक ऐसे हैं जो कि दास थे, इसी कारणवश इतिहासकारों ने इसको गुलाम वंश दास वंश की संज्ञा दी है। लेकिन फिर भी कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि बाकी बचे हुए शासक जो हैं वो हमारे दास नहीं थे, इस कारणवश इसको हम ममलूक वंश की भी संज्ञा देते हैं, ठीक है। तो इसको भी हमने क्या करना है? याद रखना है। इसी के पश्चात में हम लोग अध्ययन कर रहे थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। तो मैंने पहले ही बोला ये गौरी का दास था और गौरी का सबसे महत्वपूर्ण एक प्रकार से बोले तो राइट हैंड था उस समय का, गौरी का, ठीक है, जो कि एक विश्वसनीय शासक था जिसके माध्यम से चौहान को हराया, चंदेलों को हराया, या जितने भी हमारे भारतीय क्षेत्र में राजपूत शासक थे उन सब पे अपनी सत्ता को गौरी स्थापित करता है। और कोई भी राजपूत शासक इस इस्लामिक सत्ता को मतलब स्थापित होने से रोक नहीं पाता है, ठीक है। जिससे कि फाइनली लास्ट में गौरी की सत्ता यहाँ पे स्थापित होती है और गौरी यहाँ से अपने सारे साम्राज्य, जीते हुए साम्राज्य को ऐबक को देकर के जाता है और फाइनली ये चला जाता है। ऐबक यहाँ की सत्ता को संभालने लगता है। ऐबक था कौन? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था एक प्रकार से अगर हम बोले तो यह एक तुर्क जनजाति से संबंधित था या एक तुर्क मुसलमान था, जिसका जो घर पड़ता है ये भी अरब वाले क्षेत्र में ही पड़ता है, विसापुर नामक गांव से, या विसापुर में इसका घर हुआ करता था। और बचपन में ही उस समय ऐसा कहानियों में प्रचलित है, ऐसा घटनाओं में बोला जाता है कि इल्तुतमिश जो था ये बचपन में इसको बेच दिया गया था।
क्या किया गया था, बेच दिया गया था एक काजी के हाथों। तो वो जो काजी होता है वो इल्तुतमिश को लेकर के, सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर के गौरी के पास में जाता है, यानी मोहम्मद गौरी के पास में जाता है। मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लेता है उस काजी से। और ऐसा भी बोला जाता है कि ये जो मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक था, तभी से ये एक दास के रूप में गौरी के साथ रहने लगता है। और फिलहाल में बचपन में ये एक काजी से दूसरे काजी, यानी एक से दूसरे के हाथ में खरीद और बिक्री इसकी होती रहती थी, ठीक है। जिसके कारण बस फाइनली लास्ट में एक काजी इनको गौरी के पास में लेकर के आता है और गौरी के हाथों बेच देता है। तब ये फाइनली गौरी के पास में ही दास बन करके रह जाता है। और फिलहाल में इसको एक विश्वसनीय रूप में गौरी तब मानता है जब ये इनको मतलब चौहानों को हरवाने में एक प्रकार से ये ऐबक सहायता करता है, किसकी, गौरी की, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गौरी ऐबक के संदर्भ में था कि ये था कौन। और इसी के पश्चात में जो गौरी था, ये जब यहाँ से जाता है तो अपना सारा साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि इसका विश्वसनीय दास था और सेनापति था, इनको दे करके चला जाता है। और उस समय जो हमारा गौरी के जीते हुए क्षेत्र थे वो हमारे पाकिस्तान तक का पूरा एरिया हुआ करता था। तो पाकिस्तान का जो भी हमारा पूर्वी हिस्सा था, या आज के भारत की अगर बात करें तो ये हमारा मतलब पश्चिमी वाला हिस्सा। आगे अगर बात करें तो इधर गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सारे क्षेत्रों में किसका शासन, गौरी की सत्ता थी। तो इन सारे के सारे क्षेत्रों को कौन देखने लगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि सारा सिस्टम, सारे राज्यों की देखभाल करने के लिए गौरी किसको अपनी सत्ता दे करके जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो अब सारा सिस्टम कौन देखता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कहां से देखता है, तो ये लाहौर वाले क्षेत्र से अपनी सत्ता को स्थापित करता है, जो कि आज आधुनिक वर्तमान पाकिस्तान के अंतर्गत लाहौर वाला क्षेत्र आता है। इसी लाहौर में ये अपनी सत्ता स्थापित करके पूरे के पूरे गौरी के जीते हुए साम्राज्य को क्या करने लगता है, उसकी देखभाल करने लगता है। और फिलहाल में जब ये सत्ता को स्थापित करता है तो यहीं से नाम निकल करके आता है कि यहां से एक सत्ता स्थापित होती है जिसको हम लोग गुलाम वंश या दास वंश के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग इसको दिल्ली सल्तनत का नाम अभी इसको नहीं दिया गया, ये भी याद रखिएगा, इसका जिक्र अभी हम करेंगे, ठीक है। अभी क्या नाम दिया गया, अभी केवल और केवल नाम दिया गया कि ये गुलाम वंश यहां से क्या हुआ, स्टार्ट हो जाता है। और ये कौन किस शताब्दी की बात है, यानी ये 12वीं शताब्दी की बात है। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की नींव कौन रखता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कहां से, लाहौर से। और फाइनली ये यहीं से इसकी राजधानी, यानी इसकी राजधानी लाहौर से ही बनती है और लाहौर से ही सत्ता को स्थापित किया जाता है, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में अगर कुतुबुद्दीन के संदर्भ में और बात करें तो इसको याद रखिएगा कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसको दास वंश का या ममलूक वंश का, दास वंश के संस्थापक के तौर पे, दास वंश या गुलाम वंश, दास वंश या गुलाम वंश के संस्थापक के तौर पे देखा जाता है। या भारतीय मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या किया जाता है, गुलाम वंश या दास वंश के संस्थापक के तौर पे देखा जाता है कि इसी के कारणवश इसी ने ही क्या किया था कि दास वंश की स्थापना की थी, ठीक है। इतनी सारी चीजें भी हमने क्या करनी है, याद रखनी है। इसी के पश्चात में जब ये सत्ता को स्थापित करता है, सत्ता को स्थापित करता है तो 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी के मध्य में ये हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर वाले क्षेत्र से ही अपनी सत्ता को स्थापित करता है। और कुल मिलाकर के 4 साल की अवधि तक ही ये क्या करता है, अपने मतलब इस गद्दी पर शासन करता है, महज केवल और केवल 4 वर्ष ही, ठीक है। तो इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है।
और यार फिलहाल में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हम लोगों ने इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास का जिक्र करना स्टार्ट किया था कि कोई भी व्यक्ति अगर इस्लामिक सत्ता को स्थापित करता है और उस पे अपने शासन या साम्राज्य के मतलब संचालित करना चाहता है तो उसको खलीफा से अनुमति लेनी पड़ती थी, तभी वो शासन कर पाएगा, अन्यथा वो शासक के तौर पे शासन नहीं कर पाएगा। ये हमारा क्या होता है कि इस्लामिक एक तरीके से परंपरा होती है, जिसको बाद में 1924 में जाके तुर्की के राष्ट्रपति, जिनको हम एक प्रकार से सॉरी नाम याद नहीं आ रहा, मुस्तफा कमाल पाशा, ये 1924 में इस खलीफा पद को समाप्त करते हैं। लेकिन फिर भी इस्लाम धर्म में उस समय ये प्रचलन था कि अगर किसी भी बंदे को या किसी भी व्यक्ति को इस्लाम धर्म की सत्ता अगर स्थापित करनी है या इस्लामिक शासक के तौर पे अगर किसी भी क्षेत्र में शासन करना है तो उससे खलीफा से अनुमति लेनी पड़ेगी। खलीफा कौन था? तो ये हमारे इस्लाम धर्म का सबसे प्रमुख व्यक्ति था, ठीक है, जिसकी अनुमति की सहायता से ही इस्लाम धर्म के लोग अपनी सत्ता को स्थापित करते थे और शासन को संचालित करते थे। इसके बारे में भरपूर जिक्र हमने इस्लाम धर्म में किया है, ठीक है। तो क्या होता है कि महज 4 वर्ष ही ये शासन करता है, जिससे कि ये होता है कि ये खलीफा से अनुमति नहीं ले पाता, ये केवल और केवल ऐसे ही शासक बन जाता है और 4 साल की अवधि तक कुतुबुद्दीन ऐबक क्या होता है, गुलाम वंश की गद्दी को संभालता है। तो ये थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, 4 साल ही क्यों? क्योंकि यार बाद में ऐसा बोला जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हमारे हो जाती है, असमय मृत्यु होती है। इसकी असमय कहने से तात्पर्य ये है कि ऐसा कहानियों में प्रचलन है या इतिहास में इसका प्रचलन ये है कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये 4 साल तक इसी कारणवश शासन कर पाता है क्योंकि इसकी असमय मृत्यु हो जाती है। यानी एक प्रकार से ये एक दिन घोड़े पर बैठ करके चौगान खेल रहा था। क्या खेल रहा था? चौगान। यह एक प्रकार का खेल होता है। क्या होता है? चौगान खेल रहा था, जो कि एक प्रकार का खेल होता है। अगर आधुनिकता के तौर पे बोले तो पोलो गेम के जैसा है। यानी घोड़े पर बैठ करके कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेल रहा था और उसी समय क्या होता है कि अचानक ये घोड़े से गिर जाता है और इसको चोट लग जाती है और कुछ दिन के पश्चात में ही इसकी मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में ही, ठीक है। इसी कारणवश ये 4 साल अपनी सत्ता पे स्थापित रह पाता है और इसी पर रहते इसने कुछ कार्य भी किए। इन 4 सालों के दौरान इसने साम्राज्य को तो जो मजबूत बनाया, थोड़ा बहुत वो बनाया ही, सत्ता को भी स्थापित किया। फिलहाल में साम्राज्य मजबूत बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है, इसको नहीं जाता क्योंकि ये ज्यादा समय तक तो रहा ही नहीं। इस कारणवश इसको ज्यादा तवज्जो साम्राज्य मजबूत करने के संदर्भ में नहीं दी जाती है। लेकिन फिर भी कुछ बातें इसके बारे में प्रचलित हैं जिसको हमने याद रखना है। इसमें ये बोला जाता है कि इसको थोड़ा सा एक प्रकार से बोले, जब इसकी मृत्यु के पहले इन 4 सालों में ये कुछ कार्य करता है। कौन कौन से कार्य करता है उसको भी देखते हैं। ये कार्य करता है कि इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा शासक था इस पूरे के पूरे गुलाम वंश का कि इसको इतिहासकारों ने या उस समय के लोगों ने लाख बख्श की संज्ञा दी थी। लाख बख्श से तात्पर्य क्या है कि इसको दान करने का बड़ा ही शौक था। ये अपने शासन के दौरान, अपने साम्राज्य के दौरान बहुत ही दान पुण्य करता था। इसी कारणवश शायद जल्दी चला गया ये। एक बार बोलते ना, मतलब जो अच्छा व्यक्ति होता है वो भगवान को प्यारा जल्दी हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा मेरा मानना है कि जो लोग होते हैं ना कि भगवान को जो ज्यादा याद करते हैं, भगवान भी एक समय पर ये सोचते हैं कि ये मुझे याद कर रहा है तो चलो मैं भी इसको एक बार याद करता हूँ, ठीक है। अगर तुम मुझे याद कर रहे हो तो मैं भी तुम्हें याद करता हूँ। तो भगवान ने इनको इसी कारणवश याद कर लिया था, ठीक है, जिस कारणवश ये जल्दी चला गया। इसी कारणवश थोड़ा सा भगवान का नाम लीजिएगा, लेकिन उतनी ज्यादा मात्रा में मत लीजिएगा कि आप जितना याद करते हैं
उतनी ही मात्रा में भगवान भी आपको याद करे। ठीक है, तो ये लाख बख्श जो था, ये लाख बख्श को इसी कारणवश इसको लाख बख्श की संज्ञा दी गई कि ये लाखों का दानी। लाख बख्श से तात्पर्य ये है कि लाखों का दानी, अर्थात ये बहुत बड़ा दानी था अपने साम्राज्य के अंतर्गत में। इसी कारणवश इसको क्या, इसी दान की प्रवृत्ति के कारण इसको लाख बख्श की संज्ञा दी गई। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में कुछ ये निर्माण कार्य करवाता है। निर्माण कार्य जैसे जैसे इसने दिल्ली में आज भी वर्तमान की स्थिति में अगर कभी कभार आपका सिलेक्शन वगैरह हो जाए या घूमने फिरने के उद्देश्य से अगर जाना, तो देखना जरूर जा करके दिल्ली में क्या कि कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाता है। कुव्वतुल उल इस्लाम, कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाता है। कौन? ये हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। कहां पे? दिल्ली में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। दूसरा निर्माण कार्य करवाता है अजमेर में। कहां पे? अजमेर, जो कि राजस्थान का क्षेत्र था, जो कि राजपूतों से जीता गया था, हम लोग जानते हैं। और इस अजमेर की स्थापना किसने की थी? तो चौहान वंश के शासक अजय राज के द्वारा इस अजमेर राज्य की क्या की गई? अजमेर नामक स्थान की स्थापना की गई। ठीक है, इस अजमेर में उसने मतलब एक प्रकार से बोले तो अजमेर में उसने एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसको 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद का निर्माण करवाया। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिलहाल में ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये पहले हमारा एक विद्यालय हुआ करता था। यानी एक हमारे राजपूत शासक थे चौहान वंश के, जिनको ग्रहराज के नाम से जानते हैं। ग्रहराज ने अजमेर में एक विद्यालय की स्थापना करवाई थी अपने समय में। और बाद में जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं तो ये क्या करते हैं कि उसी विद्यालय को ये परिवर्तित कर देते हैं एक मस्जिद के रूप में। तो यहाँ से ये भी बोला जाता है कि ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर में किसने निर्मित करवाया? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्मित करवाया। इसी के पश्चात में हम लोगों ने सुना होगा कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। दिल्ली में कुतुब मीनार है हमारा, उस कुतुब मीनार को किसने बनवाया? तो कुतुब मीनार का निर्माण हमारे पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन फिर भी कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी। किसके द्वारा? केवल और केवल नींव रखवाता है कौन? ये हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। बाद में ये मर ही जाता है यार, इसकी असमय मृत्यु हो जाती है, जिससे कि ये कुतुब मीनार की कार्य जो होता है ये असफल हो जाता है। इसके पश्चात में बाद में इल्तुतमिश आता है, जो कि इस कार्य को कंप्लीट करवाता है और कुतुब मीनार को पूर्ण रूप से वो क्या करवाता है? बनवा देता है। ठीक है, तो कुतुब मीनार की नींव का निर्माण कौन रखवाता है? ये हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक जी रखवाते हैं। एंड इसी के पश्चात में ये जो कुतुब मीनार है किसके समय में बनवाया गया? तो उस समय हमारे सूफी संत थे एक, जिसको हम लोग ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाकी के नाम से जानते हैं। इसको भी याद रखिएगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से जानते हैं। बख्तियार काकी के नाम से जानते हैं, जो कि एक प्रकार से ये हमारे सूफी संत होते हैं। और इन्हीं के समय में या इन्हीं की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, या कुतुब मीनार की नींव हमारे रखी गई थी। ठीक है, और फिलहाल में यही सब सारा सिस्टम चल रहा होता है कि ये 3-4 सालों में ये इन्हीं सारे कार्यों में लगा रहता है। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि यह एक पहला शासक होता है कि जो बिना सुल्तान की उपाधि धारण किए ही ये इस्लामिक सत्ता को स्थापित करता है। अर्थात ये खलीफा से अनुमति नहीं प्रदान करता, खलीफा ने इसको परमिशन नहीं दी थी। बिना खलीफा की स्वीकृति के ये 4 साल ही गद्दी पर बना रहा और अपनी सत्ता को स्थापित करता रहा। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। और फिलहाल में 1210 ईस्वी में 1206 से 1210 के मध्य में ये कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल होता है, जो कि गुलाम वंश के होता है हमारा। और फिलहाल में यहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है घोड़े से गिर करके।
और इसके पश्चात में इसका पुत्र आता है जिसको हम लोग आराम शाह के नाम से जानते हैं। आराम शाह कौन था? ये कुतुबुद्दीन का पुत्र था। कौन था? कुतुबुद्दीन का पुत्र, जो कि आराम शाह आता है। और ये अब क्या करता है कि ये अपनी सत्ता को स्थापित करता है अपने पिता के मृत्यु के पश्चात में। ये भी लाहौर वाले क्षेत्र से ही, कहां से? इसका पिता लाहौर वाले क्षेत्र से ही पूरे के पूरे साम्राज्य को देख रहा था। और ये भी जब इसके पिता की मृत्यु हुई तो ये भी लाहौर की गद्दी को संभालता है। क्या करता है? लाहौर की गद्दी को संभालता है। ठीक है। और इसी के पश्चात में ये जो हमारा आराम शाह होता है, जिस समय ये लाहौर से मतलब एक प्रकार से बोले कि गद्दी को संभाल रहा होता है, उसी समय हमारा एक इन्हीं का दामाद था और एक प्रकार से बोले तो कुतुबुद्दीन का दास था और इनका दामाद भी था। ठीक है। कौन? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अब ये भी सोच रहा था कि हमको भी सत्ता मिले, हम अब दास बन करके रहना नहीं चाहते हैं, हमको भी इस पूरे के पूरे गुलाम वंश की सत्ता मिलनी चाहिए। तो ये क्या करता है कि जिस समय लाहौर वाले क्षेत्र में आराम शाह शासन कर रहा होता है 1210 ईस्वी में, उसी समय इस आराम शाह के पक्ष में कुछ लोग हमारे बोलते हैं या कुछ लोग इसको निमंत्रण देते हैं भारतीय क्षेत्रों की ओर से कि आप यहाँ पे आइए और दिल्ली से अपनी सत्ता को स्थापित कीजिए, आराम शाह को लाहौर पे शासन करने दीजिए, वो वहां से शासन करेगा और वैसे भी वो क्या कर पाएगा आपका। ठीक है। तो ऐसा कहते हुए इसको निमंत्रण मिला और फाइनली ये वहां से लाहौर से भाग करके आता है दिल्ली पे अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए। इस समय दिल्ली पे कोई नहीं था, लाहौर से ही आराम शाह पूरे के पूरे साम्राज्य को संभाल रहा था। तो क्या होता है कि ये दिल्ली पे आकर के मतलब अपने आप को एक शासक के रूप में पेश करता है और फाइनली लास्ट में ये दिल्ली पर अपनी सत्ता स्थापित कर देता है। अब जब ये सारी चीजें पता चलती है आराम शाह को, तो आराम शाह ये सोचता है कि ये तो हमारा दास था, शासक हमें बनना चाहिए और शासक हम हैं भी, और अभी हम जिंदा हैं, हमारे जिंदा रहते ये हमारे साम्राज्य में अपने आप को शासक घोषित कर रहा है। तो ये लाहौर छोड़ करके आराम शाह कहाँ आता है? ये आता है दिल्ली पर। जब जान जाता है कि इल्तुतमिश यहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित करने वाला है, तो ये आराम शाह आता है इल्तुतमिश से युद्ध करने के लिए, इल्तुतमिश से संघर्ष करने के लिए। और फिलहाल में इल्तुतमिश से संघर्ष करने के पश्चात में इल्तुतमिश आराम शाह की क्या करता है? हत्या कर देता है और लाहौर की गद्दी खाली हो जाती है। और फाइनली लास्ट में इल्तुतमिश इसी दिल्ली सल्तनत पर पूरे के पूरे मतलब दिल्ली पर अपना शासन स्थापित कर देता है। और फिलहाल में यहीं से अब स्टार्ट होता है पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत का इतिहास, जो कि अब पूर्ण रूप से यहीं से शुरू होता है दिल्ली सल्तनत, जो कि एक प्रकार से काफी महत्वपूर्ण होता है। अभी तक लाहौर से सत्ता संभल रही थी, लेकिन अब पूर्ण रूप से दिल्ली को केंद्र बनाया गया, जो कि आज वर्तमान तक की स्थिति में भी आज भी दिल्ली ही केंद्र बिंदु बना हुआ है इस पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र का। मोदी जी कहाँ बैठते हैं? मोदी जी दिल्ली में बैठते हैं। राष्ट्रपति वगैरह कहाँ बैठते हैं? दिल्ली में बैठते हैं। संसद भवन कहाँ पे है? दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो आज वर्तमान तक की स्थिति में भी ये जो केंद्र बिंदु बना रहा, ये दिल्ली ही बना रहा इस पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र का। ठीक है। तो ये यहीं से स्टार्ट होता है इल्तुतमिश का इतिहास। और आराम शाह 1210 में ही शासक बनता है और 1210 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है या इसकी हत्या करवा दी जाती है। उसके पश्चात में 1210 से लेकर के 1210 या कहीं कहीं पर 1200 एक प्रकार से बोले तो 1211 भी दिया जाता है इल्तुतमिश के संदर्भ में, और कहीं कहीं पर 1211 से लेकर के 1236 के मध्य में इल्तुतमिश का शासन चलता है इस पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत पे।
और यहीं से एक प्रकार से बोले तो वास्तविक संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है, वो जाना जाता है एक प्रकार से इल्तुतमिश को। केवल और केवल दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का संस्थापक कौन, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था, वो था इल्तुतमिश, जो कि दिल्ली पे शासन करता है और जो लाहौर राजधानी थी गुलाम वंश की उसको स्थानांतरित करके अब दिल्ली को ही राजधानी बनाया गया, जो कि आज वर्तमान की स्थिति में भी पूरे भारत देश की राजधानी कौन सी, दिल्ली। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमने समझ करके रखना है। फिलहाल में यहीं से स्टार्ट हो जाता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिसका कार्यकाल 1210 या 1211 से लेके 1236 के मध्य में चलता है। तो फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की चर्चा हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मेरे साथ में इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास की कहानियों का और घटनाओं का भरपूर आनंद लेते चलिए। मेरा ऐसा मानना है कि आप हर्ष से भर जाएंगे मेरी इन कहानियों को सुन करके। ठीक है, तो कहानी का भी आनंद लीजिए और सिलेबस का भी आनंद लीजिए और भरपूर आनंद के साथ में अपनी इस पूरे की पूरी यूपीएससी की यात्रा को या यूपीएससी की जर्नी को भरपूर आनंद के साथ में काटते रहिए। ठीक है, बाकी मिलेंगे इसी दिल्ली सल्तनत के इतिहास में नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट शासक के साथ में। तब तक के लिए जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जहां भी रहें व्यस्त भी रहें, अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर